ह्यूमन इम्यून सिस्टम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफेंस फोर्स की तरह है जो 24/7 काम करती है, हमें हजारों लाखों इनविजिबल दुश्मनों जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया और दूसरे हार्मफुल माइक्रोब से बचाने के लिए। ये सिस्टम बाहर से आने वाले अटैकर्स को तो पूरी ताकत से मार गिराता है, लेकिन अपने ही शरीर के सेल्स को यूजुअली छोड़ देता है। अपना और पराया पहचानने की इस सिस्टम की एक्यूरेसी इतनी कमाल की है कि पिछले कई सालों से साइंटिस्ट्स इस बात से हैरान थे। सवाल ये था, इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल होने के बाद भी अपने ही बॉडी पर अटैक क्यों नहीं करता? इस राज का जवाब, जो पीढ़ी दर पीढ़ी रिसर्चर्स को परेशान कर रहा था, आखिर 3 साइंटिस्ट्स ने ढूंढ ही लिया। इन्हीं ग्राउंड ब्रेकिंग खोजों के लिए जापानीज रिसर्चर शिमोन साकागुची और अमेरिकन साइंटिस्ट्स मैरी ई ब्रॉनकाउ और फ्रेडरिक रैम्सडेल को 2025 का नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन दिया गया है। उनकी डिस्कवरीज ने इम्यून टॉलरेंस को समझने का तरीका बदल दिया। ये वही फाइन बैलेंस है जो इम्यून सिस्टम को अपने ही शरीर के खिलाफ जाने से रोकता है, और इसी ने ऑटो इम्यून डिजीजेस, कैंसर और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसे एरियाज में नए ट्रीटमेंट के रास्ते खोल दिए। इनकी डिस्कवरी को समझने के लिए इम्यून सिस्टम को एक शहर की तरह सोचिए, जिसमें 2 तरह के लोग रहते हैं। एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, हमारे अपने सेल्स, और दूसरे पोटेंशियल अटैकर्स, हार्मफुल माइक्रोब्स। इम्यून सिस्टम एक ट्रेन्ड सिक्योरिटी फोर्स की तरह है जो शहर की हर गली में पेट्रोलिंग करती है, आईडीज चेक करती है और जो भी आउटसाइडर हो उस पर अटैक करती है। इस सिक्योरिटी फोर्स के सिपाही वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेल्पर टी सेल्स थ्रेट को डिटेक्ट करके अलार्म बजाते हैं, जबकि किलर टी सेल्स कमांडोज की तरह इन्फेक्टेड या फॉरेन सेल्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कुछ टी सेल्स गलती से अपने ही नॉर्मल सेल्स को दुश्मन समझ लेते हैं। यहीं आते हैं टॉलरेंस मैकेनिज्म्स, इम्यून सिस्टम के अंदर के वो ट्रेनिंग प्रोसेसेस जो इंश्योर करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्स अपने ही लोगों पर अटैक ना करे। 1980s तक साइंटिस्ट्स ने एक टॉलरेंस मैकेनिज्म आइडेंटिफाई कर लिया था जिसे सेंट्रल टॉलरेंस कहते हैं। थाइमस, जो एक छोटा सा ऑर्गन है ब्रेस्ट बोन के पीछे, टी सेल्स मैच्योर होते हैं। यहीं पर उन टी सेल्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है जो अपने ही प्रोटीन्स को एग्रेसिवली पहचान लेते हैं, जैसे ट्रेनिंग में लॉयल्टी टेस्ट में फेल होने वाले कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन रिसर्चर्स ने देखा कि कुछ सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स इस थाइमस वाली स्क्रीनिंग से बच जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। तब सवाल ये उठा, अगर ऐसे डेंजरस टी सेल्स बॉडी में आ जाते हैं तो ये तुरंत अटैक क्यों नहीं कर देते? सालों तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका और कई हाइपोथेसिस आई गई, पर सब कमजोर एविडेंस के चलते छोड़ दी गई। इसी दौरान शिमोन साकागुची ने अपनी क्यूरियोसिटी और परसिस्टेंस के दम पर सब कुछ बदल दिया। 1995 में जब पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी कुछ और सोच रहा था, उन्होंने एक सिंपल लेकिन ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट न्यूबॉर्न माइस पर किया। उन्होंने जन्म के कुछ दिन बाद उन माइस का थाइमस निकाल दिया, ये सोचकर कि थाइमस के बिना इनके इम्यून सिस्टम्स कमजोर हो जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। माइस को सिवियर ऑटो इम्यून डिजीजेस हो गई। उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ओवरड्राइव में चला गया और उन्होंने अपने ही टिश्यूज को अटैक करना शुरू कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि थाइमस सिर्फ टी सेल्स बनाने का काम नहीं करता, बल्कि कुछ स्पेशल सेल्स भी देता है जो इम्यून सिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। फिर साकागुची ने नेक्स्ट स्टेप लिया। उन्होंने हेल्दी माइस के टी सेल्स इन थाइमसलेस माइस में इंजेक्ट किए और कमाल हो गया। ऑटो इम्यून सिम्टम्स गायब हो गए, जैसे इम्यून सिटी में मिसिंग पुलिस वाले वापस आ गई हो और शहर में कानून व्यवस्था बहाल हो गई हो। उन्होंने इस नई क्लास के सेल्स को आइडेंटिफाई किया और उनका नाम रखा रेगुलेटरी टी सेल्स या टी रेग्स, इम्यून सिस्टम के पुलिस। ये सेल्स पीस कीपर्स की तरह काम करते हैं, दूसरे टी सेल्स को कंट्रोल में रखते हैं ताकि वो गलती से बॉडी के अपने टिश्यूज पर हमला ना करें। इनका काम जो इम्यून सिस्टम के बाहर होने वाले सेल्फ रिएक्टिव सेल्स को कंट्रोल में रखता है, पेरिफेरल टॉलरेंस कहलाया, जो थाइमस में होने वाले सेंट्रल टॉलरेंस को कॉम्प्लीमेंट करता है। शुरू में कई रिसर्चर्स ने इनकी बात पर शक किया क्योंकि पहले इस एरिया में कुछ अनरिलायबल स्टडीज हो चुकी थीं। लेकिन साकागुची के केयरफुली किए गए एक्सपेरिमेंट्स ने आखिर सबको कन्विंस कर दिया कि ये टी-रेग सेल्स असली हैं और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में मैरी ई ब्रॉनकाउ और फ्रेडरिक रैम्सडेल एक अजीब स्ट्रेन के माइस की मदद से एक अलग मिस्ट्री सॉल्व कर रहे थे। उनका स्टडी सब्जेक्ट था एक अजीब स्ट्रेन के माइस, स्कर्फी माइस। ये माइस केली स्किन के साथ पैदा होते थे, सिवियर ऑटो इम्यून सिम्टम्स दिखाते थे और कुछ हफ्तों में मर जाते थे। साइंटिस्ट्स जानते थे कि इनका इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यूज पर अटैक कर रहा है, लेकिन कल्प्रिट जीन कोई नहीं जानता था।
ब्रनकाउ और रैम्सडेल ने, जो एक बायोटेक कंपनी में काम कर रहे थे, डिसाइड किया कि वो इस जेनेटिक क्रिमिनल को पकड़ेंगे। ये ऐसा था जैसे बहुत लंबी किताब में एक टाइपो ढूंढना। उन्होंने माउस डीएनए के 5 लाख न्यूक्लियोटाइड स्कैन किए, फिर 20 सस्पेक्ट्स जीन्स तक स्कोप नैरो किया और 2001 में बड़ा ब्रेक थ्रू किया। उन्होंने पाया कि FOXP3 जीन में म्यूटेशन इन ऑटो इम्यून सिम्टम्स के लिए जिम्मेदार था, माइस में भी और ह्यूमंस में भी। IPEX नाम की एक रेयर ह्यूमन डिजीज में, जो न्यूबॉर्न बॉयज में फेटल इम्यून अटैक्स करवा देती है। इस जेनेटिक डिस्कवरी ने साकागुची के सेल्यूलर रिसर्च को एक परफेक्ट मिसिंग पजल पीस दे दिया। 2 साल के अंदर साकागुची के साबित कर दिया कि FOXP3 जीन रेगुलेटरी टी सेल्स के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। सिंपल शब्दों में, FOXP3 एक मास्टर स्विच की तरह काम करता है जो इम्यून पुलिस को प्रोग्राम करता है, यानी रेगुलेटरी टी सेल्स। अगर ये स्विच खराब हो जाए तो इम्यून सिस्टम का पूरा पुलिसिंग मैकेनिज्म टूट जाता है और बॉडी में केओस मच जाता है। साकागुची के सेल एक्सपेरिमेंट्स और ब्रनकाउ और रैम्सडेल की जेनेटिक डिटेक्टिव स्टोरी बिल्कुल एक पजल की तरह फिट हो गई, जिससे साइंटिस्ट्स को फाइनली समझ में आया कि इम्यून सिस्टम कैसे सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्टिंक्शन बनाए रखता है। इस डिस्कवरी का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। कैंसर को ही ले लीजिए। कुछ ट्यूमर्स बहुत चालाक होते हैं। वो रेगुलेटरी टी सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो फिर करप्ट पुलिस की तरह बिहेव करके ट्यूमर को इम्यून अटैक से बचा लेते हैं। आज की मॉडर्न कैंसर इम्यूनोथेरेपीज, जैसे CAR-T सेल थेरेपी, जिसमें पेशेंट के अपने टी सेल्स को इंजीनियर करके कैंसर पर अटैक के लिए तैयार किया जाता है, रेगुलेटरी टी सेल्स की एक्टिविटी को ब्लॉक या कम करने की कोशिश करती हैं ताकि किलर टी सेल्स ट्यूमर को मार सकें। दूसरी तरफ ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या ल्यूपस में प्रॉब्लम बिल्कुल उल्टी है। या तो रेगुलेटरी टी सेल्स की कमी होती है या वो ठीक से काम नहीं करते। इसीलिए थेरेपीज डेवलप हो रही हैं जो रेगुलेटरी टी सेल्स को बूस्ट करके या लैब में मॉडिफाई करके पेशेंट्स में डालती हैं ताकि ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को शांत किया जा सके। ऐसे ही अप्रोचेस ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी यूज हो रही हैं ताकि रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम नए ऑर्गन को फौरन समझकर रिजेक्ट ना कर दे। अगर रेगुलेटरी टी सेल्स को सही तरीके से बैलेंस किया जा सके तो पेशेंट्स को हैवी इम्यून सप्रेसिंग ड्रग्स की ज़रूरत कम हो जाएगी और ट्रांसप्लांट्स ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन इम्यून सिस्टम का ये बैलेंस फाइन ट्यून करना आसान नहीं है। अगर रेगुलेटरी टी सेल्स को बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए तो ऑटो इम्यून रिएक्शंस डेंजरस लेवल तक बढ़ सकते हैं, और अगर इनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो कैंसर जैसे डिजीजेस इम्यून अटैक से बच सकते हैं। पर इन नोबेल विनिंग डिस्कवरीज के बाद रिसर्चर्स के पास एक क्लियर रूल बुक आ गई है जो इम्यून सिस्टम के इंटरनल पुलिस को समझने में मदद करती है। 2025 में शिमन साकागुची, मैरी ई ब्रनकाउ और फ्रेडरिक रैम्सडेल को दिया गया नोबेल प्राइज सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट का सम्मान नहीं, बल्कि हेल्थ और डिजीज के समझ में एक फंडामेंटल शिफ्ट का सेलिब्रेशन है। उन्होंने एक ऐसा राज सॉल्व किया जो साइंस को 100 साल से परेशान कर रहा था, ये सवाल कि इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर पर हमला क्यों नहीं करता, और उसी के साथ उन्होंने इम्यून थेरेपीज का एक नया दौर शुरू कर दिया। कैंसर के खिलाफ बेहतर लड़ाई, ऑटो इम्यून डिजीजेस को कंट्रोल करना और ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स को सेफ बनाना, इन सब में इनकी खोज की वजह से नए पॉसिबिलिटीज खुल गए और उनका काम आने वाले दशकों तक मेडिसिन को नई डायरेक्शन में ले जाएगा।